नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम चुनावी चर्चा। और रात के ठीक 8:30 बजे हैं। इस चुनावी चर्चा के लिए हमारे साथ न्यूज रूम में बिहार के जाने वाले वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। रवि सर, आज चुनावी चर्चा में कई विषयों पर हम लोग बातें करेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव ने और बात शुरू की है प्रधानमंत्री ने। चुनावी शोर कहां तक पहुंच गया है। देखिए, चुनाव में लोगों की उत्सुकता या यूं कहें कि लोगों की बेचैनी वोट देने के प्रति भले न दिखाई पड़ रही हो, लेकिन आरोप प्रत्यारोप तो बात पहुंची महिलाओं के मंगलसूत्र तक कि छीन लेगी कांग्रेस। लेकिन आज तेजस्वी ने कह दिया छीनने की बात तो बाद में, पहले यह बताइए कि महिलाएं मंगलसूत्र लाएं कहां से, खरीदें कैसे। तो मंगलसूत्र की बात की तेजस्वी यादव ने। जेपी नड्डा के बिहार दौरे पर भी बड़ा ही तंज कसा, कहा कि उनके प्लेन में, हेलीकॉप्टर में बैग लाए जा रहे हैं और वह बांटा जा रहा है। बैग के भीतर क्या हो सकता है चुनाव के समय, हम और आप समझते हैं। फिर देखिए, हम चर्चा करेंगे काराकाट में। काराकाट में पवन सिंह आ गए चुनाव लड़ने। तो पवन सिंह के आने से वहां कुशवाहा वोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उपेंद्र कुशवाहा और राजाराम कुशवाहा जो आमने सामने लड़ रहे हैं, उनकी सेहत किस तरीके से प्रभावित होगी। आगे हम चर्चा करेंगे झंझारपुर की, जहां बीआईपी के प्रत्याशी, इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी सुमन महासेठ का कौन सा पोस्टर वायरल हो रहा है, फोटो वायरल हो रहा है। अजय निषाद मुजफ्फरपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी सिर मुराते ओले परे, आज वे मुजफ्फरपुर गए, क्यों काला झंडा दिखा दिया गया। और अंत में चर्चा करेंगे जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार की, जिन्होंने आरजेडी पर बहुत ही गंभीर आरोप मढ़ा है कि दारू बनाने वाली कंपनियों से आरजेडी ने चंदा लिया है, चुनावी चंदा लिया है। तो ये सारी बातें, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मंगलसूत्र से। मंगलसूत्र कितना पवित्र जेवर है बिल्कुल महिलाओं के लिए, यह हम और आप समझते हैं। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कौन छीन लेगा। पहले यह तो बताइए कि महिलाएं खरीदे कैसे। सोने की महंगाई पर गोल्ड कितना महंगा हो गया है, बात वहां पहुंच गई है। रवि सर, देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव ने जो तंज कसा है जी, वह कहीं ना कहीं महंगाई पर कसा है जी, कि महंगाई कितनी बढ़ गई और उसी विशेष करके सोना का रेट, जो आभूषण बनवाने का सोना है ज्ञानेश्वर जी, वो कितना था। आप खुद आपने बताया ऑफ द कैमरा कि हम 55 में खरीदे थे, अभी देखिए कितना हो गया जी। तो वह, ये तो नवंबर से लेकर अभी अप्रैल तक की बात है कि 55 से बढ़कर जो रेट है वह जाकर 66,650 रुपए 22 कैरेट और 72,700 रुपए 24 कैरेट सोना का दाम आज की तारीख में था। ठीक है ना जी जी। तो और देखिए, ये जो कीमत होती है, यदि हम गोल्ड मार्केट को समझते हैं, 66,650 रुपए प्रति 10 ग्राम 22 कैरेट सोना, जिससे जेवरात आभूषण बनते हैं। और देखिए, कम से कम कहीं से भी ले, नॉन ब्रांडेड 10% मेकिंग चार्ज हो जाता है। बिल्कुल सही बात जी। तो 66,650 का मतलब ये हुआ कि 6,000 रुपए, 6,600 रुपए आपके मेकिंग चार्ज हो गए। तो फिर वो बढ़कर 72,000 73,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पड़ते हैं। बिल्कुल। और यदि हम तुलनात्मक बात करें, जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि महिलाएं मंगलसूत्र खरीदे कैसे। देखिए, शादी में मंगलसूत्र देना ही होता है नवविवाहिता को। तो जब मोदी की सरकार आई थी 2014 में, तो भारत में सोने की कीमत 28,000 रुपए प्रति 10 ग्राम थी और आज यह बढ़कर 72,700 रुपए 24 कैरेट की कीमत हो गई और 66,650 रुपए। तो तेजस्वी यादव की यह बात अपील करेगी लोगों को। देखिए, निश्चित रूप से तो वही जो वो कह रहे हैं कि पहले तो सोना सस्ता हो तब ना महिलाओं से मंगलसूत्र जो है छीनने, और जी, पहले महिलाएं खरीदे तो हाँ वही तो, सोना सस्ता होगा तो खरीदेंगे महिलाएं। 75,000 80,000 में तो कोई नहीं खरीदेगा, खाएगा कि मंगलसूत्र पहनेगा। जो मंगलसूत्र है वह भी बेचने की नौबत आ रही है लोगों के पास में। ये जो स्थिति है ज्ञानेश्वर जी, तो वह तेजस्वी ने कहीं, क्योंकि 2014 में सरकार ही आई थी कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। बिल्कुल जी। तो यह निश्चित रूप से तेजस्वी ने एक आईना दिखाया है
केंद्र की सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को आप वादा जरूर बड़ा बड़ा करते हैं, लेकिन वह धरातल पर नहीं उतरता है, जो महंगाई जिस कदर है, और रोजमर्रे की तो बात छोड़ दीजिए, खाने की, यह सोने का जो आभूषण बनाने का, जो सब लोग आभूषण तो बनाता नहीं है, और वो शादी विवाह जैसे जो माने कार्यक्रम होते हैं उसी में बनता है, तो उसमें भी अब मंगलसूत्र जो सनातन, आप ही बता रहे थे कि एक रिश्तेदारी में एक अंगूठी आपको देनी है, जब आपने कीमत सुनी तो चौंक गए। बिल्कुल। तो सनातन धर्म में तो माने ये तो संस्कृति है, रीति रिवाज है, परंपरा है, ट्रेडिशन है कि आप जो सो बेटा के या शादी या पुत्र वधू उसके आप मंगलसूत्र देते हैं, लेते हैं। तो यह अब वह भी होने पर आफत है। अब वो एकदम पतला पत्री के जैसा लोग, जो बर है वो कन्या को तो देता ही देता है। बिल्कुल। तो यह निश्चित रूप से अब छीनने वाली मंगलसूत्र तो आजकल हम ये देख रहे हैं, महंगाई जिस कदर बढ़ गई है कि पहले धागा बना होता है और नीचे एक सिंबॉलिक मंगलसूत्र। सोने का मंगलसूत्र कहां से दे सकते हैं? एक मतलब टुकड़ा सा होता है और वही चलन में रह गया। वही रह गया। तो एक जस्ट रिवाज करना है, तो वह रिवाज के लिए ही अब हो रहा है। पहले वाला मंगलसूत्र नहीं रहा कि अब छीन लिया तो 50,000 रुपया, 1.5 लाख रुपया मिल गया। अब वो भी नहीं है। तो यह कहीं ना कहीं तेजस्वी का तंज निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को सोचने पर विवश कर रहा है। तो ठीक है, देखिए मंगलसूत्र पर बहस चल पड़ी है। तेजस्वी कह रहे हैं पहले महिलाओं को खरीदने के लिए पैसे तो दो, पैसे हैं कहां जो मंगलसूत्र खरीदेंगे। अब हम दूसरी बात करते हैं। तेजस्वी यादव आज सीमांचल और कोसी से लौटे। उन्होंने एयरपोर्ट पर कहा जेपी नड्डा जो बिहार आए हैं उनके प्लेन में भर भर कर बैग लाए जा रहे हैं, 5 बैग लाया गया। यह आरोप कैसे लगा सकते हैं? कोई प्रमाण तो है नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा कि एजेंसियां जांच करें। बिल्कुल। देखिए, तेजस्वी यादव जो प्रतिपक्ष के नेता भी है, उनके पास भी जैसे हम लोगों के पास हाथ नाक कान पैर है, उनके पास भी हाथ नाक कान पैर है। तो वह उनको कहीं से फीड मिला होगा ज्ञानेश्वर जी, तभी वह कह रहे हैं कि जो 5 बैग आया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, और उन्होंने कहा भी तेजस्वी ने कि जब आते हैं तो उनके पास में रहता है। माने जब आने का मतलब जेपी नड्डा तो पहली बार आए, लेकिन उससे पहले जो भाजपा के कद्दावर नेता आते हैं तो उनके पास भी है। तो यह एजेंसियां हैं कहां? नहीं, लेकिन रवि साहब देखिए, यही मेरा सवाल है कि जब तेजस्वी यादव भी 2 दिनों की यात्रा पर, 3 दिनों की यात्रा पर गए जिसमें नाइट स्टे था उनका, तो जब वे भी जाते होंगे तो उनके पास भी बैग होता होगा, उनके साथ रहने वाले लोगों के पास बैग होता होगा। तो क्या इसका मायने यह निकाल लिया जाए कि उस बैग में रुपए ही भरे पड़े हैं और उसे ही बांटने के लिए लाया गया है? देखिए, पिछले दिनों आपको याद होगा राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई थी। तो चुनाव के समय ऐसे आरोप लगते हैं, लेकिन इसका प्रमाण क्या? बिना प्रमाण के आरोप है ना? नहीं, बिना प्रमाण के है, लेकिन तेजस्वी का आरोप है कि वो क्षेत्र में बांटे जा रहे हैं। स्पेसिफिकली उन्होंने कहा कि वो 5 बैग आए हैं, माने और वो क्षेत्र में बांटे जाएंगे, एजेंसी है कहां? तो यह उन्होंने एक सवाल खड़ा किया है। तो कहीं ना कहीं यह एक जो अभी तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, अभी तो चुनाव आयोग ही देख रहा है। तो चुनाव आयोग पर ही उन्होंने एक तरह से सवाल खड़ा किया है। अगर यदि इस तरह से आ रहा है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। ये ठीक है, देखिए जांच होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ बोल कर निकल गए, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की चुनाव आयोग को लिखित में। और दूसरी बात देखिए, यह बात भी सच है कि जब पहले चरण का चुनाव हुआ तो औरंगाबाद में, जमुई में, नवादा में, गया में हमने ये देखा कि एनडीए के प्रत्याशी संसाधनों का रोना रो रहे थे, बिल्कुल ज्यादा रो रहे हैं। तो देखिए, वह ठीक है, वह तो रोना है तो टेक्निकली तो रोया ही जाता है ज्ञानेश्वर जी। लेकिन देखिए, तेजस्वी यादव अगर यदि इस मामले पर गंभीर है तो उनको चुनाव आयोग में उनकी पार्टी की ओर से लिखित शिकायत होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तब जाकर के चुनाव आयोग उस पर सो मोटो लेगा, या फिर जो अगर आप लिखेंगे तो चुनाव आयोग उस पर देखेगा क्या हो सकता है। चलिए, तो देखिए तेजस्वी यादव की यह शिकायत कि बैग में बहुत कुछ भरकर लाया जा रहा है, जो बांटा जा रहा है चुनावी क्षेत्रों में। आगे हम चर्चा करते हैं काराकाट की। देखिए, काराकाट लोकसभा क्षेत्र का चुनाव भी अब दिलचस्प बनेगा, क्योंकि भोजपुरी फिल्मों के पावर हाउस पवन सिंह आ गए हैं। लेकिन पवन सिंह के आने से देखिए, मेरा यह मानना है कि नेता अभिनेता चुनावी यात्रा में तभी सफल हो पाते हैं जब उनके पास कोई ना कोई सिंबल होता है, चाहे वो रवि किशन हो, चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे दिनेश लाल यादव निरहुआ हो। और अभी हमने देखा है कि नवादा में भोजपुरी फिल्मों के गायक गुंजन सिंह किस तरीके से पिट गए, चुनाव तो नहीं जीत रहे हैं। तो पवन सिंह में निर्दलीय आए हैं, पवन सिंह बड़े नाम है। और कल जब उन्होंने रोड शो किया तो इतनी भीड़ की पूछिए मत। लेकिन ये भीड़ और पोल स्ट्रक्चर, यह 2 अलग अलग चीजें होती हैं। बिल्कुल, कि आपके साथ भीड़ तो है,
लेकिन वोट दिलाने वाली ताकत है कि नहीं है। गांव में आप किसको जानते हैं? तो पवन सिंह आ गए हैं और वे शोमैन हैं, तो काराकाट भी अब एक शो वाला इलाका हो जाएगा, वहां बड़े बड़े अभिनेता आएंगे। लेकिन हम समझना ये चाहते हैं कि पवन सिंह के आने के पहले वहां उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष, एनडीए के प्रत्याशी, और सामने से इंडिया ब्लॉक की ओर से माले के प्रत्याशी राजाराम कुशवाहा, क्योंकि हमने बिहार में 2 ही लोकसभा क्षेत्र देखे जहां आमने सामने एक ही जाति के चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए यहां कुशवाहा कुशवाहा और बांका में यादव यादव। बिल्कुल। तो राजाराम कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई में पवन सिंह की एंट्री हुई है। बिल्कुल। और कुशवाहा वहां है, तो क्या पवन सिंह के आने के बाद कुशवाहा मतों का विभाजन जो पहले दिख रहा था वो रुक जाएगा या विभाजन जारी रहेगा, और यदि रुका तो किसको लाभ होगा? देखिए ज्ञानेश्वर जी, उपेंद्र कुशवाहा जो है वो जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं और एनडीए फोल्ड से वो चुनाव लड़ रहे हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। तो एनडीए फोल्ड का जो कोर वोटर है वह कुशवाहा है, और कुशवाहा स्वयं अपने कैंडिडेट हैं। लेकिन पहले चरण में हमने देखा कि कई लोकसभा क्षेत्रों में कुशवाहा ने मत नहीं दिया एनडीए उम्मीदवार को। लेकिन यहाँ पर 2 कुशवाहा आमने सामने, इसमें कुशवाहा देखेंगे कौन बड़ा कुशवाहा है, कौन बड़ा कुशवाहा है, और नहीं बड़ा छोटा तो उसमें नहीं होगा, हाइट से, मोटापा से, चौड़ाई से नहीं, वहां पर केंद्र में कौन मंत्री बनेगा, तो वह जनता उसी को इस बार वोट करेगी। और माने इसी तरह का ट्रेंड दिखता भी है आपको कि वो बड़े कद के नेता हैं, और उनकी इससे पहले भी 2014 में वो मंत्री रहे थे, और काराकाट में अब देखिए जो भी जीतता है वो कुशवाहा ही जीतता आ रहा है। अब पिछले परसिमन के बाद से देखिए, हाँ, बिल्कुल, तो वही आपको दिखाई पड़ता है। तो इस स्थिति में वहां के कुशवाहा या वहां के सवर्ण समाज के लोग भी वह उपेंद्र कुशवाहा को ही वोट करेंगे। अब क्यों करेंगे इस पर भी हम आते हैं कि देखिए उपेंद्र कुशवाहा के पास में जो एनडीए के जब वो कैंडिडेट हैं तो उसके साथ में सवर्ण समाज का वोट है, तो सवर्ण समाज इधर उधर नहीं जाने वाला। नहीं, वो पवन सिंह के साथ तो राजपूत चले जाएंगे। हाँ, नहीं, तो पवन सिंह के साथ में जो आप कल भीड़ देख रहे थे उसमें आप देखिएगा कि सब 18 साल से नीचे का भीड़ है। जो वोटर होता है जो 18 साल से ऊपर, 18 साल से 25 साल वाले लोग भी दिखाई पड़े, नहीं वो गंभीर किस्म के लोग नहीं दिखाई पड़े, वो हम कह रहे हैं। वो जो इनकी पहचान है माने पवन सिंह की, पावर स्टार की, वह उसी क्लास में, उसी वर्ग के बीच में अधिक है तो वो आपके वोटर नहीं है, इस बात को समझिए। और जो वोटर हैं वो अपना वोट जाया नहीं करेंगे, वह सीधे स्ट्राइक करेंगे उपेंद्र कुशवाहा पर। गैस छाप माने सिलेंडर जो रसोई गैस। नहीं, मुझे और भी समझ में बात आती है कि देखिए एनडीए के पास कई मजबूत राजपूत नेता उस इलाके में, बिल्कुल बगल से काराकाट से लड़ रहे हैं, आरके सिंह लड़ रहे हैं, और आप देखिए ना मीना सिंह बिल्कुल उपेंद्र कुशवाहा के साथ होंगी, बिल्कुल बड़ी नेत्री हैं, घर घर की बहू कही जाती हैं। फिर आप देखिए बीजेपी के संतोष सिंह मंत्री, जिनकी बिटिया की शादी कल हुई है, बिल्कुल, और उन्होंने किस तरीके से अपने भाई आलोक सिंह के साथ मिलकर, छोटे भाई आलोक सिंह के साथ मिलकर बिहार में एनडीए सरकार को बचाने की कवायद की, आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा। तो राजपूत वोट में कितनी सेंधमारी कर पाएंगे यह भी सवाल रहेगा। बिल्कुल, हाँ, तो वहां राजपूत का वोट नहीं टूटने जा रहा है ज्ञानेश्वर जी, क्योंकि राजपूत एक तरफ देख रहे हैं और राजनाथ सिंह का कार्यक्रम होना है, अभी कितने योगी आदित्यनाथ आएंगे, तो वह वहां पर झोल झाल उसमें नहीं होगा, वहां पर उपेंद्र कुशवाहा मजबूती के साथ हैं और उसमें पावर स्टार का वहां नहीं चलेगा। ठीक है, आप हुजूम देगा, देखिए वो फिल्म के संगीत के दुनिया के आदमी है तो उतना हुजूम तो रहेगा, बट ऑब्वियस है वो उतना रहेगा। वोट के जहां तक सवाल होगा तो वो वहां से केंद्रीय मंत्री मिलेगा तो किसको खराब लगेगा क्षेत्र के लोगों को। बिल्कुल, चलिए तो देखिए ये काराकाट की बात हुई, आगे हम बात करते हैं झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र की। देखिए वहां ट्रायंगुलर फाइट दिखाई पड़ रहा है। एंटी इनकम्बेंसी मौजूदा सांसद रामप्रीत मंडल के खिलाफ है, लेकिन जिस तरीके से त्रिकोणीय लड़ाई है उसमें कहीं वे फायदा उठाते दिख रहे हैं। इंडिया ब्लॉक ने सुमन महासेठ को प्रत्याशी बनाया, जो पहले बीजेपी के एमएलसी रहे हैं, और बसपा ने गुलाब यादव पहले कोशिश कर रहे थे कि वीआईपी से टिकट मिल जाए, लेकिन टिकट मिला नहीं। तो देखिए अब जब वहां ट्रायंगुलर फाइट है तो मारामारी भी अधिक है। बिल्कुल, सुमन महासेठ की कुछ तस्वीरें वहां के मुस्लिम बाहुल्य इलाके में वायरल की जा रही है। हम चाहते हैं कुछ तस्वीरें हमारे वीडियो एडिटर दिखा भी दे। तो ये तस्वीरें जो हैं सुमन महासेठ की तब की है जब वे आरएसएस के वे पुराने सिपाही रहे, स्वयंसेवक रहे। तस्वीरों में हम और आप देख रहे हैं कि उन्होंने हाफ पैंट पहन रखी है, उन्होंने लाठी पकड़ रखी है।
तो क्या ये तस्वीरें देखकर मुसलमान जो है वो सुमन महासेठ इंडिया ब्लॉक की ओर जाएंगे? नहीं, देखिए मुसलमान तो ऐसे भी जी आपको जाने से परहेज करेंगे, यह बात तो एकदम स्पष्ट है। जी वहां पर देखिए सुमन महासेठ लड़ाई में है नहीं, ज्ञानेश्वर जी लड़ाई में है ही नहीं। वहां पर लाने की कोशिश करेंगे। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी नामांकन में भी गए थे। वो देखिए नामांकन में जाना, इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी हैं, वो ठीक है, वह सब कुछ ठीक है, लेकिन जो अभी आप कह रहे हैं, जो वीडियो दिखाई तस्वीरें दिखा रहे हैं, हाँ, जो तस्वीर है, तो वो उस तस्वीर में स्पष्ट है कि उसमें मुस्लिम वोट कहां से पड़ेगा। अब रही बात गुलाब यादव, तो जो आपका गुलाब यादव से निश्चित रूप से जो बसपा से उम्मीदवार हैं, हाथी पर सवार हैं, तो वो उनका हाथी वाला वोट तो जो है सो है, प्लस उनमें मुस्लिम यादव और यादव, ये दोनों यादव कितने आते हैं? क्योंकि देखिए यादव यदि आते हैं तो तेजस्वी यादव और लालू यादव के नेतृत्व को चुनौती भी दिखेगी, बिल्कुल जैसा पूर्णिया में दिख रहा है। तो यह बड़ा सवाल होगा। लेकिन मुसलमान क्या रिएक्ट करेंगे इन तस्वीरों को देख? निश्चित रूप से मुसलमान रिएक्ट करेंगे, और मुसलमान जब एक बार समझ लेंगे कि वो फला उम्मीदवार इससे पहले कहाँ थे, अब कहाँ हैं और किस विचारधारा के हैं, तो वह विचारधारा की ही तो लड़ाई है। तो वो कुल लड़ाई और जमीन जायदाद तो थोड़ी लड़ाई है, तो विचारधारा की लड़ाई है। कभी मुसलमान जो है सो उनके साथ नहीं जाएंगे। जो सॉफ्ट हिंदू मुसलमान कबूल कर सकते हैं, लेकिन आरएसएस वाले कबूल नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कतई नहीं, यह नहीं होने जा रहा है। और अंतोगत्वा आप देखिएगा लड़ाई किससे होगी। लेकिन कहीं तेजस्वी यादव आगे समझाने की कोशिश करें। देखिए चुनाव में वक्त है, हम लोग नजर रखेंगे। चुनाव में तो किसी भी वक्त, गुलाब यादव भी तो ज्यादा हाँ, चुनाव में किसी भी वक्त हवा बदलती है, नजर रखनी होगी। हवा कल किसी की होती है, आज किसी की हो जाती है। आगे हम चर्चा करते हैं मुजफ्फरपुर से घोषित कांग्रेस के प्रत्याशी अजय निषाद, जो मौजूदा सांसद भी हैं। आज वे बीजेपी से बेटिकट हुए थे, आज वे टिकट लेकर पहुंचे मुजफ्फरपुर, लेकिन रास्ते में ही विरोध हो गया। क्या होगा? और मुसलमानों ने विरोध किया। जो संकट झंझारपुर में है वह संकट मुजफ्फरपुर में भी है। तो देखिए वहां कांग्रेस से टिकट लेने की कोशिश कर रहे थे विजेंद्र चौधरी, लेकिन टिकट मिला नहीं। अब किसके बूते अजय निषाद? देखिए कांग्रेस का संगठन वहां बहुत बड़ा है, या आरजेडी की ताकत बहुत बड़ी है मुजफ्फरपुर में, मुझे बात समझ में आती नहीं है। लेकिन अजय निषाद की यूएसपी क्या इतनी बड़ी है कि वे अपने बूते बीजेपी से राजभूषण चौधरी निषाद, जो मुकेश सहनी की पाठशाला के प्रारंभिक छात्र हैं, उनसे निपट लेंगे? देखिए निश्चित रूप से वो भाजपा के शुरू से रहे हैं अजय निषाद जी, कैप्टन जयनारायण निषाद इनके लेगेसी है। हाँ, तो वो है। तो ऐसे में ज्ञानेश्वर जी निश्चित रूप से वही जो आप हम लोग जो भी चर्चा कर रहे थे झंझारपुर की, सेम सिचुएशन यहाँ बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अब ये कैसे वहां पर मुसलमान को मना लेंगे? हाँ, आज तक तो कभी मुसलमानों के पास गए नहीं होंगे। हाँ, तो वह मुसलमान तो स्पष्ट मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए काम करते होंगे। हाँ, तो वो निश्चित रूप से अजय निषाद के लिए वहां पर परेशानी बढ़ेगी, और वहां पर वही राजभूषण निषाद और से आपको लड़ाई बनती हुई, आपको राजभूषण निषाद और इसमें जो अजय निषाद जी, राजभूषण चौधरी निषाद और अजय निषाद में जी ये होगी। कोई तीसरा फैक्टर तो है नहीं, कोई तीसरा फैक्टर नहीं है। तो अजय निषाद और राजभूषण निषाद में ही लड़ाई, क्योंकि देखिए एक बार ये जीते थे, उसको हराए थे जी राजभूषण निषाद 4 लाख वोट से। हाँ, 4 लाख वोट अजय निषाद, बिल्कुल जी। लेकिन वही है जो हम कहते हैं धंधा दंदा बंदा, वही किसके पास कौन सा है। तो राजभूषण चौधरी निषाद के पास इस बार मोदी का झंडा है, मोदी का धंधा है, मोदी का बंदा है। हाँ, तो चलिए देखिए चुनावी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर हम जेडीयू के उस बड़े आरोप की चर्चा करते हैं। जेडीयू के चीफ स्पोक्स पर्सन नीरज कुमार ने आज कहा कि आरजेडी ने शराब बनाने वाली कंपनियों से चंदा लिया है। यह कौन सी बात हुई? देखिए वो उन्होंने स्पेसिफिकली कहा भी है, नीरज कुमार जो एमएलसी भी हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आरजेडी ने जो आरोप है, अब उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो दिया नहीं, लेकिन निश्चित रूप से चुनाव के समय सब आरोप लगाते रहे हैं ज्ञानेश्वर जी। इतनी इसको नहीं, उन्होंने दिखाया है, उन्होंने दिखाया, बॉन्ड दिखाया है, और यह भी बताया कि बंगाल की किन किन कंपनियों से, दारू बनाने वाली कंपनियों से लिया गया है। दस्तावेज भी दिखाए नीरज कुमार ने। अच्छा, तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना कि आरजेडी को, कि बिहार में शराबबंदी है, शराबबंदी की हिमायत भी आप करते हैं, वकालत भी करते हैं, शपथ भी लिए, फिर आप शराब बनाने वाली कंपनियों से चंदा क्यों ले रहे हैं? निश्चित रूप से तब एक बड़ा सवाल है जी। अब क्योंकि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अगर यदि नीरज कुमार के पास, नीरज कुमार बगैर साक्ष्य की बात नहीं करते हैं, वो बात सही है। तो जब वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से उन्होंने आरजेडी को बहुत बड़े घेरे में डाल दिया है कि पूर्ण शराबबंदी वाले प्रदेश में आप ये किस तरह से कौन सा झोल हल कर रहे हैं। कोई ऐसी बात तो नहीं थी कि हाँ बिहार में शराबबंदी खत्म करा देंगे, इसके लिए चंदा लिया जा रहा था। देखिए
नहीं, वो तो नहीं हो सकता है जब तक नीतीश कुमार रहेंगे, तो वो नहीं होता। नीतीश कुमार का तो वो प्रण है कि वो पूर्ण शराबबंदी ही लागू करेंगे। उससे इतना उन पर दबाव पड़ा, तब तो टूटे ही नहीं नीतीश कुमार, इससे अलग नहीं हुए। तो यह एक बड़ा सवाल निश्चित रूप से घेरे में नीरज कुमार ने डाल दिया है आरजेडी को। चलिए, तो देखिए, नीरज कुमार ने बड़ा सवाल घेरे में डाल दिया है। चुनावी चर्चा को हम यही खत्म करते हैं और चलते चलते, यदि अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।